क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है? और अगर उतारा है तो क्या दुनिया में अब शांति आएगी, या फिर पूरी दुनिया एक ऐसी आग में झोंकती जाएगी जिसका अंत क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले होने शुरू हो गए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 दुनिया के बड़े देश इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे हैं। इन ऑपरेशन में दिन भर में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन इन सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बीच में जब ये खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया, तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े एविल यानी शैतान को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि हमने शैतान के साथ साथ उसके खानदान और इजराइल के तमाम थिंक टैंक, चाहे वो नेता के तौर पर हो या फिर फौज के तौर पर, सबको मार दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच है या फिर एक खौफनाक शुरुआत का संकेत है? ईरान की मीडिया, वहां के विदेश मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि खामनेई जिंदा है, वो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, वो बदला लेंगे, इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात याद दिखाई जाएगी। लेकिन संकेत कहते हैं उनकी सबसे बड़ी स्पीच लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई है। उनकी रहस्यमयी चुप्पी भी कई कहानियों को बयां कर रही है, और इन कहानियों के बीच में मोसाद का वो ट्रैक रिकॉर्ड जो ये दावा करता है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ा उसको खत्म कर दिया। क्योंकि मोसाद को लेकर यह माना जाता है कि मोसाद के पास जानकारी अपने दुश्मन के बेडरूम तक होती है। सवाल ये कि क्या मोसाद ने ट्रैप करके खामनेई उनके साथ वालों को मरवा दिया? क्योंकि युद्ध आमतौर पर रात में होते हैं। बैठक सुबह 8:15 बजे हो रही है। 8:15 बजे क्या सब एक साथ बैठे और उसी वक्त किसी ने जानकारी दी और मोसाद इजराइल ने वहां पर बम बरसाकर सबको एक साथ खत्म कर दिया? मोसाद का एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इससे बड़ा सवाल ये है कि ईरान की जनता अब क्या करेगी। क्योंकि चाहे नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान की जनता से कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ईरान की सड़कों पर सैकड़ों बच्चों का कत्ल हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता, उनके 40 से अधिक टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया, तो क्या ईरान की जनता जो है वो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी होगी, या इन मासूमों के जनाजों को देखकर महाजिहाद की तरफ बढ़ेगी? दावे रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में खामनेई के पूरे खानदान को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। दुनिया डरी हुई है, भारत भी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने 90 लाख भारतीयों को इस जलती हुई खाड़ी में असुरक्षित कर दिया है। और भारत के मन में डर यह है कि क्या वो अपने लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल पाएगा? क्या उसके लोग सुरक्षित हैं? सवाल दुनिया को लेकर भी है। क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्क जो हैं वो अलग अलग तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोई ईरान की तरफ जा रहा है, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू ने विश्व को वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज दिया है, या खामनेई के खात्मा करके ईरान का नक्शा बदल दिया है और एक नए दौर की शुरुआत? अब सवाल पहला, क्या खामनेई के अंत के साथ ईरान का परमाणु खेल खत्म? क्योंकि इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लॉयन रोर नाम दिया था, शेर की दहाड़। अब खबर ये आ रही है कि यह हमला इतना सटीक था इजराइल का कि खामनेई और उसके परिवार के सदस्य, जिसमें दामाद, बहू, सब मर गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान का वो जो अभेद कॉम्प्लेक्स था उस पर एक साथ बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गईं। इतना भयंकर धमाका था कि संभलने का मौका ही नहीं दिया इजराइल ने। प्लानिंग के तहत रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया, सुबह 8:15 बजे दिन के उजाले में हमला किया। फॉक्स रिपोर्ट ने तो कह दिया कि 40 सबसे बड़े नेता, शीर्ष अधिकारी एक साथ मारे गए हैं। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने खामनेई की लाश को देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर दिया कि अब खामनेई मर चुके हैं, ईरान की पूरी हुकूमत जो है उसके सिर को हमने काट दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अब ईरान को इससे निकलने में दशकों लग जाएंगे। हालांकि ये दावे अब तक सत्य नहीं है, लेकिन जिस बात की पुष्टि हुई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। क्योंकि ये ऑपरेशन लॉ एंड रोर के बीच दुनिया ने तबाही की तस्वीरें देखी। ईरान के दक्षिण इलाके से मीनाब से एक स्कूल पर हमला होता है, 108 मासूम बच्चे मर जाते हैं। जो तस्वीरें आई वो आंखों से आंसू निकालने वाली थी। कोई पिता अपनी बच्ची की किताब को पलट रहा था, कोई बैग से अपने बच्चों को पहचान रहा था। 108 मासूम बच्चे अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई की भेंट चढ़ गए। वॉलीबॉल की 20 महिला खिलाड़ियां इसकी भेंट चढ़ गईं। ईरान में 200 से अधिक लोग मर चुके हैं। मासूमों और खिलाड़ियों के खून से सनी ज़मीनें जो हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जंग केवल सेना तक नहीं है। वो जो दावा किया जा रहा है कि हम टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, वो सच नहीं है। एक काला सच और है, और वो मासूमों के खून से लिखा जा रहा है। और इन सब के बीच में वो सवाल है कि अगर खामनेई उस कमरे में मार दिए गए तो क्या तेहरान के भरोसेमंद घेरे में कोई गद्दार बैठा था? मोसाद पहले भी कर चुका है। ईरान की टॉप लीडरशिप में टॉप पदों तक वो अपने स्पाई को बैठा चुका है। और अगर इस बार ये हुआ है और ये खामनेई मारे गए हैं, तो ईरान की मोसाद ने फिर वही करवाया है। किसी गद्दार को बैठाया ईरान की फौज में खामनेई के आसपास, जिसने मोसाद को
पल पल की लोकेशन दी और ऑपरेशन रोड को सक्सेसफुल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, जिनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो ये दावा कर रहा है कि हमने तेहरान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, नेतृत्व ही खत्म कर दिया है। ये दावा किया जा रहा है कि मलबा जो था उसमें खामनेई की पहचान वाली अंगूठी मिली है जो इस खबर को पुख्ता कर रही है। तो क्या किसी गद्दार ने ईरान को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है? हमनेई के शासन को खत्म कर दिया। वो हमनेई जो बीते 40-50 साल से हर चीज़ से लड़कर जिंदा थे, जिन्हें ईरान में अमर जैसा माना जा रहा था, वो अब एक बार में युद्ध की शुरुआत नहीं खत्म हो गए, या फिर ये लड़ाई बाकी। फतेह खबर बाकी है। खामनेई की मौत के दावे अधूरे हैं। देखो, ईरान ने पलटवार तो किया है, खामनेई जिंदा है या मर गई है पता नहीं, लेकिन ईरान ने प्रतिशोध में पलटवार किया और नाम दिया है फतेह खैबर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जब प्रतिशोध का बटन दबाया तो 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स जो हैं वो आग के गोलों की तरह आसमान में उड़े। ईरान का संदेश साफ था कि अगर हमारे घर पर हमला करोगे तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं। आधी रात को ईरान की मिसाइलें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दहला रही थीं, वो बहरीन को दहला रही थी, कतर को दहला रही थी। शिया और सुन्नी देश के जरिए एक मुस्लिम एकता का दावा जो था वो खोखला पड़ रहा था, क्योंकि शिया देश ईरान ने अपने आसपास के 6 सुन्नी देशों पर हमला किया था, ये कहते हुए कि तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो, हमला तुम्हारे घर में भी होगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नतीजा है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुबई जैसे आलीशान शहर में आज खौफ का मंजर है कि लोग लग्जरी छोड़कर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में शरण ले रहे हैं, घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। बुर्ज खलीफा के बगल में मिसाइल गिरी, तमाम बड़े बड़े होटलों पर मिसाइल गिरी। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ खाड़ी देशों के डिजिटल सिस्टम पर भी साइबर अटैक किया है, जिससे बड़े शहरों की बिजली जो चली गई है। ईरान ने यह बता दिया है कि वो एक रात में हारने वाला नहीं है। हालांकि इन हमलों ने आपस में नुकसान भी किया है। सऊदी अरब, जिसे ईरान अपना भाई कहता था, उसी सऊदी अरब में इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर अब ईरान पर हमला करने की बात कही है, क्योंकि अबू धाबी में एक नागरिक की मौत हुई। इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब धीरे धीरे दुनिया के कई मुल्कों की लड़ाई बनती जा रही है। और सवाल इसीलिए बार बार ये उठ रहा है कि क्या अब दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ चल रही है। तेहरान की सड़कों पर अजीब सा मंजर है। तेहरान में कहीं पर लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं लोग नाच गा रहे हैं, कहीं लोग डर के साये में जी रहे हैं, कहीं अपने बच्चों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। तेहरान में भी ये खबर फैली है कि मर गए हैं खामनेई। बहुत सारे लोगों के पटाखे फोड़ते, जश्न मनाते वीडियोज़ आ रहे हैं। इजराइल में लोग नाच रहे हैं कि मौत हो गई। वो भरोसा कर रहे हैं मौत हुई है, नहीं हुई है, अड़िया 24 घंटे में साफ़ हो जाएगा। और इसी के साथ ये साफ़ हो जाएगा कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्योंकि अब दुनिया में कीमतें आसमान को छूने वाली हैं, हाहाकार मचने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया विश्व युद्ध में जाने वाली है? अबू धाबी की तरह खाड़ी के इतिहास को अब बदला जाएगा। क्या वाकई खामनेई की मौत हो गई है, या फिर इस्लामिक रिपब्लिक के पूरे वजूद के अंत की शुरुआत हो गई है? सच कहें तो अगले 24 घंटे तय करने वाले हैं कि दुनिया इस महायुद्ध की आग में झुलसेगी या एक नई आज़ाद सुबह का सूरज देखा जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान उनके रक्षा मंत्री की मौत और उनके कमांडर्स की मौत को लेकर, क्योंकि इस युद्ध का सबसे सनसनीखेज और खौफनाक मोड़ तब आया जब ये खबर पुख्ता हुई कि ईरान के रक्षा मंत्री अजीज और IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर एक सटीक मिसाइल हमले में मारे गए। हमला जो था वो खामनेई के हास निवास पर भी किया गया, हालांकि उस वक्त वहां वो थे नहीं। अमेरिका इजराइल का यह हमला ईरान के दिमाग पर वार करने जैसा था, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके रक्षा मंत्री और उसके सबसे बड़े सैन्य कमांडर का एक साथ मारा जाना उसकी कमर को तोड़ने जैसा है। इजराइल ने यह मान लिया है कि अगर नेतृत्व को खत्म कर दिया तो ईरान की सेना बिना किसी दिशा के बिखर जाएगी। हालांकि हकीकत इसके उलट भी हो सकती है। ईरान में इन 2 नेताओं की मौत को महान शहादत की तरह पेश किया जा रहा है, और तेहरान की सड़कों पर सिर्फ दुख नहीं, एक आक्रोश भी दिख रहा है। क्योंकि जब किसी भी देश के बड़े सेनापतियों के जब जनाजे निकलते हैं तो वहां की जनता फिर अपनी सरकार की कमियों को भूलकर दुश्मन के खिलाफ चट्टान बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर उस ईरान की जनता पर दुनिया की निगाहें हैं कि क्या इनकी मौत ने उसे एकजुट तो नहीं कर दिया। क्या ईरान का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में जाएगा जो पहले से कहीं ज्यादा कट्टर आत्मघाती हो सकते हैं? ये खूनी खेल अब एक ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुका है जिसका अंत शायद किसी महाविनाश के साथ होगा, जिसकी भयावहता आगे आने वाले समय में आपको दिखेगी। लेकिन इससे पहले एक सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ धोखा किया था वही धोखा ईरान के साथ भी किया? शांति के सफेद झंडे के नीचे खूनी खेल। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि यार ये हमला हुआ अचानक से या पहले से तैयारी थी? ये खूनी खेल अब एक ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल चुका है जिसका अंत शायद किसी महाविनाश के साथ होगा, जिसकी भयावहता आगे आने वाले समय में आपको दिखेगी। लेकिन इससे पहले एक सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ धोखा किया था वही धोखा ईरान के साथ भी किया? शांति के सफेद झंडे के नीचे खूनी खेल। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि यार ये हमला हुआ अचानक से या पहले से तैयारी थी? वॉशिंगटन में, यरूशलेम में कई जानकारियां कहती हैं कि पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ एक छलावा किया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती।
जब दुनिया को ओमान के जरिए मीठी खबरें दी जा रही थीं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक पीस डील होने वाली है, युद्ध नहीं होगा, तब माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू हमले के उन ठिकानों को मार्क कर रहे थे, निशान लगा रहे थे जिन्हें तबाह करना है। और इसी वजह से पहले दिन ही हमले में रक्षा मंत्री को और उनके टॉप कमांडर को मार गिराया। क्या इस शांति के नाटक का मकसद ईरान को धोखे की नींद सुलाना था, ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए, एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा ढील कर दे, और जैसे ही ढील करे उसी वक्त एक साथ मिसाइल लॉन्च कर दे? क्या दोहरे चेहरे ने ईरान के भरोसे की पीठ में खंजर घोंपा है? उसे शुरुआत से संभलने का एक पल नहीं मिला और इसी वजह से ज़्यादा तबाही जो है वो ईरान में पहले दिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप भरोसे का हथियार के तौर पर इस्तेमाल वेनेजुएला में भी करके आए थे। वहाँ पर भी वो डील करते थे और उसके बाद सबने देखा कि उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया। हालांकि अब ये छलावा खुल चुका है, इसीलिए शायद ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के अहम पर चोट करेंगे। वो जो ग्रेट अमेरिका है उसे आज दुनिया के सामने एक्सपोज कर देंगे और उस अमेरिका में आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये ईरान की तरफ से कहा गया है और कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मीनाब स्कूल पर हमला हुआ। मासूमों का खून दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ उसका सबसे डरावना चेहरा दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में दिखाई दिया। एक इजरायली मिसाइल ने सीधे एक स्कूल की इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 40 मासूम छात्राओं की मौके पर मौत हुई। मलबे के नीचे दबी किताबें और स्कूल बैग्स की तस्वीरें दुनिया की आत्मा को झकझोर रही हैं, क्योंकि ये कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, कमांड सेंटर नहीं था, ये सिर्फ स्कूल था जहां बच्चों की किलकारियों से गूंजने वाली जगह को बारूद के ढेर में बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार ईरान की जनता को लोकतंत्र और आज़ादी का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी समझना पड़ेगा कि जब मासूमों का खून सड़कों पर बहता है तो वो सपना नफरत में बदल जाता है। मीनाब स्कूल में बच्चों की लाशों का यह मंजर साबित करता है कि बम कभी भी दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। आज ईरान की वो जनता जो शायद अपनी सरकार से नाराज थी, जब वो इन मासूम बच्चों के जनाजों को देख रही होगी तो विदेशी हमलावरों के खिलाफ अपनी सरकार की ढाल बन सकती है। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की ये हार होगी, क्योंकि इसी जनता के भरोसे वो हटाने की कोशिश कर रहे थे इस सत्ता को। सवाल, क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने इस हमले के जरिए ईरान की आम जनता के दिल में नफरत का बीज बो दिया है? ये नरसंहार इतिहास के काले धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें साबित किया कि सत्ता के भूख में मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं। और वैसे भी इजराइल पर फलस्तीन में बच्चों को मारने के आरोप लगते रहते हैं, अब ईरान ने भी बच्चों को मारने के आरोप। क्या ईरान में जो नाराज जनता है वो इससे और नाराज हो जाएगी और अपनी सरकार की नाराजगी को भुलाकर इनके खिलाफ हो जाएगी? ये इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का यह युद्ध उन 90 लाख लोगों की जिंदगियों का युद्ध है जो वहां फंसे हैं खाड़ी देशों में। और सवाल यह है, क्या दिल्ली बचा पाएगी? क्योंकि भारत के लिए युद्ध किसी टीवी स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म नहीं है, ये हमारे अपनों के अस्तित्व की लड़ाई है। खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय, उनकी जान पर आज सीधा खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही ईरान की मिसाइल दुबई, कतर, अबू धाबी के पास गिरने लगी, भारत सरकार की सांसें भी अटकी। आनन फानन में ऑपरेशन सिंधु की घोषणा की गई। ये शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन हो सकता है अगर ये जंग आगे बढ़ी। एयर इंडिया ने पहले ही अपनी तमाम उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि मिडल ईस्ट का आसमान अब नागरिक जहाजों के लिए मौत का रास्ता बन गया है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन 90 लाख लोगों को समुद्र के रास्ते वापस लाना। अब आप सोचिए कि जब आसमान में मिसाइल दौड़ रही हों और समुद्र में युद्धपोत तैनात हों, तब नौसेना भेजना भी कितना बड़ा जोखिम है। आज तमाम भारतीय परिवार की सांसें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि 90 लाख लोग फंसे हैं और इसीलिए वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि क्या सरकार जो है वो जंग के मैदान से लाखों लोगों को सुरक्षित निकालेगी। अगर ये हमला बढ़ा, अगर हुर्मुज़ की जलसंधि बंद हो गई, ये 90 लाख लोग वहीं फंस जाएंगे और भारत के लिए सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन जाएगी। 90 लाख। और ईरान में संकट बढ़ता जा रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है ईरान में आज पूरी तरह, सूचनाओं का ब्लैकआउट है, इंटरनेट की पहुंच जो है वो 54% गिर गई। सच कहें तो अगले 24 घंटे तय करने वाले हैं कि दुनिया इस महायुद्ध की आग में झुलसेगी या एक नई आज़ाद सुबह का सूरज देखा जाएगा। हालांकि इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान उनके रक्षा मंत्री की मौत और उनके कमांडर्स की मौत को लेकर, क्योंकि इस युद्ध का सबसे सनसनीखेज और खौफनाक मोड़ तब आया जब ये खबर पुख्ता हुई कि ईरान के रक्षा मंत्री अजीज़ और IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर एक सटीक मिसाइल हमले में मारे गए। हमला जो था वो खामनेई के निवास पर भी किया गया, हालांकि उस वक्त वो वहाँ थे नहीं। अमेरिका इजराइल का ये हमला ईरान के दिमाग पर वार करने जैसा था, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके रक्षा मंत्री और उसके सबसे बड़े सैन्य कमांडर का एक साथ मारा जाना उसकी कमर को तोड़ने जैसा है। इजराइल ने यह मान लिया है कि अगर नेतृत्व को खत्म कर दिया तो ईरान की सेना बिना किसी दिशा के बिखर जाएगी। हालांकि हकीकत इसके उलट भी हो सकती है। ईरान में इन दो नेताओं की मौत को
महान शहादत की तरह पेश किया जा रहा है। और तेहरान की सड़कों पर सिर्फ दुख नहीं, एक आक्रोश भी दिख रहा है। क्योंकि जब किसी भी देश के बड़े सेनापतियों के जब जनाजे निकलते हैं तो वहाँ की जनता फिर अपनी सरकार की कमियों को भूलकर दुश्मन के खिलाफ चट्टान बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर उस ईरान की जनता पर दुनिया की निगाहें हैं कि क्या इनकी मौत ने उसे एकजुट तो नहीं कर दिया। क्या ईरान का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में जाएगा जो पहले से कहीं ज़्यादा कट्टर आत्मघाती हो सकते हैं।